हेलो दोस्तों। वैसे तो मैं आज लेक्चर शूट करने के मूड में था, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्या कहते हैं तेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन उसके लिए मैं वॉलंटियर नहीं मिल रहा। जैसे ही वॉलंटियर मिलेगा हम उसका एग्जामिनेशन करके दिखाएंगे। मैं घुसता था पेशेंट का वीडियो भी डालता है, लेकिन पेशेंट मेरे पास ट्राई करता था, फिर वो समस्या ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम पेशेंट का वीडियो नहीं डालेंगे, इसी फिल्म में आदमी करा देंगे, वो कंफर्टेबल भी रहे और कहीं जब भी शूट कर सके। ये बात है, पेशेंट का वगैरह अपना शूट करना अच्छा लगता नहीं है, मतलब हकीकत में जो है नॉर्मल जो चीज़ें जो होती हैं एक तरीके से कुछ एडुकेट होते हैं, मेडिकल एडुकेट, उसके खिलाफ है ये चीज़ें। तो इसलिए हम किसी नॉर्मल आदमी का कंसल्ट लेके, जैसे ही हमको कोई मिलेगा वॉलंटियर तैयार होगा, हम वो वीडियो शूट करके उसमें मैं खुद अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हकीकत में, ये कहा उसके लिए कोई वॉलंटियर चाहिए ही चाहिए होगा, चाहे वो मेरे पे कर ले या मैं उस पर कर लूँ, लेकिन 2 आदमी लगेंगे कम से कम इसमें, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए तभी वो वीडियो देखने को मिलेगा आपको। न्यूरॉन सिस्टम का भी वो एग्जामिनेशन करा रहा है, तो वो भी हमें तभी हम कर सकते हैं ये। उसके लिए हमको वॉलेंटियर चाहिए होगा ही। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोकस का न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हो गया न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोनियोसिस को और क्या कहते हैं एक तरीके से, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज से आपको लग रहा होगा ये पीएसएम का टॉपिक है, तो जी पीएसएम का टॉपिक है। पीएसएम के साथ इसको हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। पर्सनली जो पैथोलॉजी का किताब खोल के देखेंगे, पहला पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा ज़्यादातर वो यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि पैथोलॉजी में ज़्यादा कुछ तो खास पढ़ते नहीं है। ज़्यादातर सीओपीडी वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अस्थमा तो क्या ज़्यादा फार्माकोलॉजी और उसमें ज़्यादा आ जाता है। और बाकी के लंग कैंसर चलते हैं, ये न्यूमोकोनियोसिस चलते हैं। तो ये चीज़ लंग कैंसर तो हमारा एक अलग से, तो मैंने बताई थी यूनिट में निकालूंगा कैंसर के नाम से, उसमें हम लंग कैंसर को भी कवर करेंगे, उसके जितने भी एसोसिएटेड सिंड्रोम वगैरह हैं, कोई इंपॉर्टेंट होगा वो हम इन्हीं लेक्चरों में कवर कर लेंगे, नहीं तो हम वहीं पे ही कवर करेंगे। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ें तभी हम उसको कवर करेंगे। लंग कैंसर के बारे में पहले बात तो न्यू प्लाज्मा में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लंग कैंसर का टॉपिक करेंगे पूरा। तो ये चीज़, तो ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है पैथोलॉजी में। तो आपसे न्यूमोकोसिस पूछेगा आपसे, या पूछेगा आपसे इस तरीके से, तो राइड इंडेक्स का क्वेश्चन बताता है मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिटेलिंग पूछ सकता है आपसे, जैसे पर्सनली ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि पेरी एसिनर इस अल्फा 1 डेफिशिएंसी या सेंट्री एसिनर, उससे और शरीर होता है इस तरीके से आपका स्मोकिंग से एम्पैथी में राइड इंडेक्स जो क्या कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रिकमेंस पायरस क्यूरियोला बॉडी चारकोल लेडन क्रिस्टल, ये होते हैं अस्थमा के। तो ये धीरे धीरे से पैथोलॉजिकल फाइंडिंग भी मीजोथेलियोमा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में। हालांकि ये क्वेश्चन पीएसएन के एक्सपर्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी स्पेसिफिकली फिर भी आपसे पूछ सकता है। सार्कोइडोसिस का क्वेश्चन पर्सनली मुझे इंपॉर्टेंट लगा था शुरुआत में पढ़ने पर, मुझे जब मैं सेकेंड ईयर पढ़ा था, लेकिन मैंने देखा नहीं उसको क्वेश्चन आते हुए। तो ये चीज़ें, यदि आप पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके से लंग कैंसर पर फोकस करें, वो पहला प्रायोरिटी में टॉपिक रहना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है उसका लंग कैंसर का। उसके अलावा थोड़ा सा न्यूमोकोनियोसिस पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स पे आप फोकस कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में तो ज़्यादा कुछ खास जानने का है नहीं, बस फाइब्रोसिस वगैरह होता है आपके लिए। हाँ, ये चीज़ याद रखना, लाइट्स इंडेक्स लाइट्स क्राइटेरिया जरूर याद रख लेना, किसके लिए आपको एक तरीके से स्टाइल, और एक तरीके से एक को जो क्वेश्चन मतलब वो निमोनिया का है। निमोनिया में आपसे सुनिए तो माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक आ गया, तो निमोनिया में काफ़ी बार पूछ सकता है आपसे एक तरीके से निमोनिया कॉम्प्लिकेशन क्या है, निमोनिया की स्टेजिंग होती है, वो अभी आपसे पूछ सकता है। जैसे पर्सनली मैं देखूँ तो मेरे पास निमोनिया क्वेश्चन 20 नंबर का आया था, ये लगा लीजिए। तो निमोनिया क्वेश्चन भी 20 नंबर का आ जाता, तो ये लगा लीजिए। तो इनको हल्के में नहीं लेना, ज़्यादातर कि ये लंग कैंसर का टॉपिक जो ज़्यादातर कर ही रहते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ये निमोनिया न्यूमोकोनियोसिस पे फोकस नहीं करते। ये मैं सीओपीडी वगैरह में देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चे को बराबर ना तो ऑप्शन भी रहते हैं, क्या करते हैं 6 में से 5 ही करने होते हैं। तो इसमें तो बुरा लगता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन पड़ जाए ऐसे जो हमने पढ़ा रही हो, तब हमें एकदम 5 नंबर में भी अगर ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन ही पड़ गया तब तो फिर भैया हालत ख़राब हो जाती है। और फिर आपको कम से कम आपको 2-4 डायग्राम तो जरूर बना के आने पड़ेंगे। अब लिखने के नाम पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसके अनुसार लिख सकते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के हिसाब से कि कैसे हो रही क्या नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा जगह इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने सबसे पहला बताया था कि और किसी जगह में जनरल नॉलेज पहले नहीं दी थी, पैथोलॉजी में जनरल नॉलेज सबसे पहले दी थी। सबसे पहले इन्फ्लामेशन वाले सेल डाइजेट पे फोकस किया था।
क्योंकि एक तरीके से ये सब जगह चल के, चाहे इन्फेक्शन हो रखा हो, कैंसर हो रखा हो, कुछ भी हो रखा हो, तब कैंसर वाले एक्सपर्ट से गर्म पड़ेंगे अभी भाई। इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो रखा हो, वो किसी कारण से हो, ये चीज़ें कॉमन चलती हैं। तो आपका ये इन्फ्लेमेशन आपने सही ढंग से पढ़ रखा है तो फ़ायदा रहता है। ये चीज़ है। तो वैसे हम तो कह रहे टॉपिक पे भटक गए, फिर दोबारा मेरी आदत है, मैं बढ़ा जाता हूँ आदत। तो ये चीज़ें अब हम फोकस कर रहे हैं किस पे, हमारे न्यूमोकोरियोसिस पे या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, जो कि आपका पीएसएम का भी टॉपिक है। और एक तरीके से आपका किस पे क्वेश्चन है, पैथोलॉजी का टॉपिक है। पैथोलॉजी पे तो क्वेश्चन मिले नहीं मिले, पीएसएम में तो 100% क्वेश्चन मिलता है इसमें। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, मैं पीएसएम का पेपर भी दे चुका हूँ और पैथोलॉजी का पेपर भी दे चुका सेकेंड ईयर में। तो उसमें जो था ये दोनों ही जगह, मतलब उस पे नहीं, पैथोलॉजी पीएसएम के कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ तक कि ये पर क्लिनिकल केस आता है शायद मेरे हिसाब से, वो होता है एक तरीके से सिलिकोसिस का था। और काफ़ी बार ये पहचान नहीं पाते, न्यूमोकोनिया से तो पहचान लेते हैं अदर कि किसी न किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कुछ ना नहीं, लेकिन स्पेसिफिसिटी भी नहीं पहचान पाते काफ़ी बार कि कौन सी होती है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करने में क्या क्या चीज़ होगी। यदि पर्सनली मैं कहूँ, यदि आपको समझ में नहीं आए चीज़ें, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है सिलिकोसिस का, क्योंकि एस्बेस्टोसिस उसके बाद कॉमन रहता है। वो उसके बारे में कुछ चीज़ें पता लग जाएगी काफ़ी हद तक, ये सीमेंट वीमेंट इंडस्ट्री वगैरह हुई, या फिर जैसे मैं आगे सीमेंट इंडस्ट्री में या फिर सिरेमिक इंडस्ट्री जैसे ही बोलते हैं, तो उस सीमेंट इंडस्ट्री में जो बोलते हैं ज़्यादातर वो किस में आता है, इस तरीके से आपका हमारे एस्बेस्टोसिस से जुड़ा रहता है। और जो हमारे जो बेहतरीन माइन वगैरह वाला ग्राउंड वगैरह का काम हुआ इस तरीके से। अब तो ऐसे लगा लीजिए थोड़ा सा छत पे लेबर काम हो, सीमेंट वीमेंट वगैरह छत पे भी लगता है एक तरीके से, तो वो उस पर क्या है एक तरीके से लोअर लोग इफेक्टिव करता है। जैसे एस्बेस्टोस में लोअर लोग इफेक्टिव होता है हमारा, उसमें बाकी के जो जितनी भी डीज है उसमें क्या हमारा अपर लोग इफेक्टिव होता है, अपर लोग पे इम्पैक्ट आता है बाकी की जितनी भी डीज है। तो अब उससे लगा लीजिए सिलिकोसिस होती है, वो ग्राउंड से निकलती है, तरीके से ग्राउंड वगैरह वाले वर्कर रूम माइन वगैरह का काम हुआ, तो उसमें ग्राउंड का इम्पैक्ट आता है। तो वो हकीकत में किससे जुड़ा रहता है, हमारे ऊपर लोग इन्फेक्शन थे तो सिलिकोसिस से बचाते थे। ज़्यादातर माइन वगैरह वाली इंडस्ट्री हुई, जैसे खदानों में काम करने वाले पूछते ज़्यादा, जैसे मैं पर्सनली काफ़ी केस देख रहा है सिलिकोसिस के, तो उसमें भी ज़्यादातर सेम हिस्ट्री रहती है कि वो खदान वगैरह में काम करने आता है। उसमें सीधे सीधे बहुत भयंकर लेवल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। यदि एक्सरे देखेंगे तभी आप सीधे पहचान जाएंगे कि ये फाइब्रोसिस है। हाँ, हिस्ट्री पहचानने के लिए कि सिलिकोसिस है, तब आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तब हिस्ट्री का रोल है, क्योंकि आपको फाइब्रोसिस गलने के कारणों से हो सकता है। जो भी मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूँ सब में फाइब्रोसिस लवा एरिया से एक्सरे देखने को मिलता है, इसलिए आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, एस्बेस्टोस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कैल्सिफिकेशन मिल जाता है उसमें, तो एचआरसीटी में डिफ्रेंशिएट करना आ सकता है। बाकी सारे एकदम लवा एरिया से दिखते हैं तरीके से देखे तो आपको एक तरीके हिस्ट्री के आधार पर डिफ्रेंशिएट जरूर करना जरूर चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो हमारा एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इधर सिलिकोसिस का। जो सिलिकोसिस में एक तरीके से मैं कहूँ सारी डीजों मेन कॉमन चीज़ क्या होगी, कॉमन चीज़ जो होगी आपको एक तरह पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्यों देखने को मिलेगा, एक तरीके से जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल है एक तरीके से मैक्रोफाज को एनगल्फ कर रही है, और मैक्रोफाज एनगल्फ करने के बाद क्या करती है, एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो जाती है वो सेकेंडरी लेवल की जाती है, क्योंकि इसमें क्या क्रॉनिक एक्सपोजर होता है। मान के चला आपने एक बार एक्सपोजर हुआ, मैं हमारे पहले बार तो मैक्रोफाज तो आएगी, न्यूट्रोफिल आ जाएगी, तो उसने एंगल्फ करके वहीं पे ख़त्म कर दिया, उसका डाइजेशन कर दिया पार्टिकल का। लेकिन इतनी क्रॉनिक लेवल पे एक्सपोजर हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात 12 न्यूट्रोफिल तो भेजेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रोफिल एक ऐसी समस्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तरीके से जो है प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है वो रिलीज करता है, तो ऐसे में वो खुद के शरीर का ज़्यादा नुकसान करेगा बजाय फॉरेन पार्टिकल्स के। इसलिए कि क्रॉनिक एक्सपोजर में हम मैक्रोफाज को भेजते हैं ना, प्रायोरिटी रेस्ट करते हैं। लेकिन क्या वो मैक्रोफाज जा जाके वहीं पे जम जाएंगे, तो उसमें मैं बताता कि वो क्रॉनिक लेवल से भी ऊपर जा रहा मान लीजिए रिजोल्वेशन नहीं होता है, तो वो एक तरीके से फाइब्रोसिस की तरफ लेके जाता है चीज़ों को, क्योंकि इस तरीके से फिर क्या फैक्टर रिलीज होते हैं, हमने बताया था TGF बीटा, और जो क्या हुआ एक तरीके से इंटरल्यूकिन 10 हुआ, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन की जगह उल्टी उसको फाइब्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को, जिस कारण इसको फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। ये इसमें फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है, आपको फाइंडिंग पता होनी चाहिए। फाइंडिंग जो मिलती है वो देती है, एक तो सबसे बड़ा कॉमन जो पीस पूछता है पर्सनली, जो पैथोलॉजी में एकमात्र चीज़ जो पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है आपका एक्सेल कैल्सिफिकेशन। तो एक्सेल पे पूछता है सीधे, एक्सेल कैल्सिफिकेशन किसमें मिलता है, एक्सेल कैल्सिफिकेशन सीधा आंसर जाता है आपका एक तरीके से सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस में आपका एक्सेल कैल्सिफिकेशन मिलता है। ये एक और जो चीज़ पूछता है एक तरीके से, मैं टर्मिनोलॉजी बता दूं एक तरीके से, और एक
वो पूछता है कि ये टीबी के इन्फेक्शन से रिलेटेड है कि नहीं, तो टीबी का इन्फेक्शन से रिलेटेड है। टीबी के जो इस तरीके से संभावना होने की संभावना ही काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और मैंने बताया था कि अपर लोग को इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। एक्सरे आप देखें तो आपको बहुत सारे तरीके से, जैसे मैं एक्सरे निकालूँ तो आपको बहुत सारे राउंड राउंड नोडुल्स देखने को मिलेंगे मीडिया स्टीनम के आसपास। ये तो वो हो गया है एक सेल कैल्सिफिकेशन। आपको पेरिफेरल नोडुल्स नहीं देखने को मिलेंगे, जब भी एचआरसीटी वगैरह करेंगे वो मीडिया स्टीनम के आसपास देखने को, यही थोड़ा सा अंडर वाला पॉइंट होता है, यदि करना है आपको एस्बेस्टोसिस में थोड़ा सा दूर मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरीके से वो अपर लोब को इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए अपर लोब में चाहिए आपको दीजिएगी, तो अपर लोब थोड़ा सा इस तरीके से देख लो, एपिकल शेप में थोड़ा पास से दिखेगा, लेकिन लोअर लोब थोड़ा सा दूर से दिखेगा, यदि ऊपर से एचआरसीटी ऊपर से तो करते हैं ये चीज़ें। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो अगले टॉपिक में कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस सीधे हिस्ट्री लेके कोल्ड डस्ट एक्सपोजर का, चाहे वो एक तरीके से महिला हो सकती है आपकी, एक तरीके से हमारी, क्योंकि वो भी कोल पे एक्सपोजर है आपकी, ये कहते हैं सीओपीडी की हिस्ट्री मिल सकती है, बिल्कुल सीओपीडी की हिस्ट्री मिल सकती है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस मिल सकता है। और सीओपीडी में भी बात करी तो कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस की मिल सकता है उसमें भी, और मैंने बताया था कि हम इसको आगे की चर्चा कर रहे हैं जो अब हम कर रहे हैं। ये इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से किसको अफेक्ट करता है, हमारे अपर लोग को इफेक्ट करता है। अपर लोग को इफेक्ट करने के समय क्या करता है, इस तरीके से आपको स्मॉलर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। यदि आप पीएसएम यदि वनडोसिस से बात करें तो स्पून बर्गर न्यूमोकोनियोसिस कोई नहीं देखता, सब पहचान जाते। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है जो कि एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो एंथ्रोकोसिस में बात करें तो नोडुल फोडुल तो मिलते हैं, लेकिन फाइब्रोसिस बहुत एकदम मैसिव हो जाता है, और एक किससे जुड़ा हुआ है, तरीके से कोल वर्कर वाले थे, तो कोल एक्सपोजर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर हम आते हैं तरीके से किस पे, एस्बेस्टोस वाले पे। एस्बेस्टोस वाले पे मैं बता दूं तो पहली बात तो पीएसएम एक्सपर्ट थे कि एस्बेस्टोस के दो वेरिएंट होते हैं हमारे, सर्पेंटाइन वेरिएंट और एमपी वाले वेरिएंट होते हैं। सर्पेंटाइन वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है। ये वो उसमें एक तरीके से काइटेरी टाइप बोले जाते हैं, तरीके से वाइट वाला होता है तरीके से, कौन सा एक होता है हमारा ब्लू एस्बेस्टोसिस रिलेटेड, ठीक है। कोई मतलब पीएसएम वाले, पीएसएम की जो हम आए वो चीज़ें दे रखी है, थोड़ा सा पीएसएम एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टॉपिक कम ही रहते हैं ना, इसलिए को वर्णन तो बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट ट्रैक तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टॉपिक वगैरह उसमें कुछ खास है नहीं है पूछने लायक, तो वो उसके हिसाब से जो भी टॉपिक दे रखे हैं कम से कम उनको तो अच्छे पढ़ेगा। मैं कहीं नहीं कह रहा कि पीएसएम को ज़्यादा लंबा पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो भी टॉपिक दे रखे हैं उसको तो अच्छे से पढ़ाए, तो इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पीएसएम में थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ये इसमें जो मैंने अंतर बताया था बाकी भी जो में नहीं था, वो इस तरीके से लोअर लो को इफेक्ट करना, ये लोअर लो को इफेक्ट करता है ये। इसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है, तो प्लूरा का कैल्सिफिकेशन है। बाकी मेरे को लंग का कैल्सिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, लंग के नोडुल्स वगैरह मिल जाते हैं। इसमें क्या है कि इस तरीके से आपको नोडुल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगा इस तरीके से कैल्सिफिकेशन प्लूरा का, जो आसपास का सरफेस एरिया है। HRCT स्कैन करेंगे तो आसपास के एरिया में कैल्सिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा ये। और उसमें बात करें चले, जैसे हमने बात करी थी एक्सेल कैल्सिफिकेशन के बारे में, एक्सेल कैल्सिफिकेशन वाले से मिले थे नोडुल्स से। इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से गोल्डन कलर के से वेंट्स, गोल्डन कलर की देखने को मिलेगी इस तरीके से बॉडीज, गोल्डन क्राउन फ्यूजिफॉर्म बॉडी देखने को मिलेंगी। ये तो गोल्डन वाली बॉडी अब ज़्यादा याद रखना, ये पूछ सकता है पर्टिकुलरली आपके लिए पैथोलॉजी के एक्सपर्ट है, क्योंकि पैथोलॉजी में खासा ये पूछता है तरीके हिस्टोलॉजी बॉडीज कौन सी मिलेंगी, ये क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी में। तो ये फ्यूजिफॉर्म गोल्डन कलर बॉडीज देखने को मिलती है किसमें, आपके तरीके से एस्बेस्टोसिस में। एक जो क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, सारे एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एक्सपर्ट से भी इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछता है इस तरीके से कौन सा कैंसर रिलेटेड होता है, तो इसमें आता है ना मीजोथेलियोमा जो होता है इस तरीके से, वो इससे रिलेटेड कैंसर होता है। तो मीजोथेलियोमा क्या चीज़ है, ये इसकी बात करी चले तो इस तरीके से ये मीजोथेलियोमा होता है, प्लूरा होता है, क्योंकि मैं बताया कि प्लूरा को कौन इफेक्ट कर रहा है इस तरीके से, मैं इसी तरीके से यही इफेक्ट कर रहा है प्लूरा कैल्सिफिकेशन करने का। तो और भी डीज कर सकते थे, प्लूरल रिफ्यूजन भी कर सकता है। ऐसे आप पूछेंगे कोई कौन सी ऐसी चीज़ है प्लूरल रिफ्यूजन से जुड़ी है, तो प्लूरल के जितने भी डीज है उसमें सबको आपको एस्बेस्टोसिस टिक करना है कि तरीके से प्लूरा से जुड़ी हुई है। तो प्लूरा को भी आज याद रखना, प्लूरा रिफ्यूजन की फाइटिंग कहाँ मिलती है, लोअर लोब पे देखने को मिले थे ना, सीपी एंगल लोअर साइड पे जाता है, तो उससे आप बता सकते हैं कि तरीके से लोअर जगह पे इसका ज़्यादा ध्यान है, ऊपर ज़्यादा ध्यान है नहीं है ये। ये तो इसमें ये ध्यान रखना ये कौन से, हाँ ये चीज़ क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये काफ़ी बार
आपके लिए मेडिकल या पीजी एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें को याद करने को समझाने वाला कुछ है नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले ही करा देता, वरना इसमें तो बस खाली याद करने लायक है, तभी इसलिए कोर्पियस हम टॉपिक है तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि इस तरीके से कौन से कार्टूनों के साथ जुड़ा रहता है, ये तो हमने बात कर ली मेसोथेलियम में, लेकिन एक और कौन से के साथ जुड़ा रहता है, जैसे क्या कहते हैं इस तरीके से, जैसे कहते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के में और मीजोथेलियोमा में क्या करना है, ब्रोंकोजेनिक में भी एडिनो कार्सिनोमा याद रखना, एडिनो कार्सिनोमा जो होता है उससे जुड़ा रहता है मोर कॉमन ना जाने की बेजोथेलियोमा, वो मीजोथेलियोमा से हमको सीधे ध्यान आता है एस्बेस्टोसिस, तो आप मीजोथेलियोमा से क्वेश्चन पूछे कि आपको उसके लिए कौन सा रिस्क फैक्टर है, तो आपको एस्बेस्टोसिस करना है, लेकिन यदि आपसे पूछे एस्बेस्टोसिस कौन सा कार्सिनोमा है, तो आपको पहली प्रायोरिटी पे एडिनो कार्सिनोमा रखना, उसके बाद रखना है मीजोथेलियोमा। ये एक तरीके से कंफ्यूजिंग पॉइंट है काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर मान लिया था कि इसमें भी मोस्ट कॉमन मीजोथेलियोमा, तो मैं ये लाइन नहीं बोलता, क्योंकि इस तरीके से मुझे पता था कि मैंने मीजोथेलियोमा एस्बेस्टोसिस के लिए नाम ले लिया, तो आप एस्बेस्टोसिस के लिए मीजोथेलियोमा का नाम ले लेंगे, तो ये चीज़ है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें मोर कॉमन फिर भी एडिनो कार्सिनोमा ही रहेगा, क्योंकि मेडिनो कार्सिनोमा ही कॉमन रहता है, जो है मीजोथेलियोमा उतना कॉमन नहीं रहता है, तो इसलिए हो सकता है और भी रिस्क फैक्टर चल रहे हो, लेकिन ये इसका एक्सपोजर के नाम पे भी मोर कॉमन एडिनो कार्सिनोमा ही रहेगा ये। और इससे बात करके चलें, इसमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है आपको हिस्टोलॉजी फाइंडिंग, इसमें आपको पीएसएम एक्सपर्ट तो याद रखे नहीं रखे, पीएसएम में मैंने पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं तरीके से कौन सी के मार्क पड़ी थी, उसमें तो पी एस्ट्रोलॉजी फाइंडिंग देने की पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से हमको इम्पोर्टेंट है, इसमें आती है फेगरीज बॉडी, क्या है फेरुगियस बॉडी, फेरुगियस बॉडी याद रखना ना, थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ रहा है, फेरुगियस बॉडी में होता है इस तरीके से डम्बल्स को रिजेंबल करते थे, डम्बल्स बॉडी देखने को मिली, डम्बल्स फंबल से देखने को मिलेंगे कोई सारे, और उसमें क्या क्या इस तरीके से रॉड्स देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से डम्बल से देखने को मिलेंगे दो चार तरीके से, डम्बल एक डम्बल बॉडी देखते हैं इस तरीके से, वैसे मान लीजिए, तो क्या कहते हैं फेरुगियस बॉडीज कहते हैं उनको, ये किसकी फेवरेट फीचर है, ये हमारे एस्बेस्टोसिस रिलेटेड, एस्बेस्टोसिस का, एस्बेस्टोसिस वगैरह ये ठीक है। ठीक है, तो अब क्या याद रहे में, इसमें चेस्ट एक्शन में क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट एक्शन में आपको एक तरीके से प्लूरल पराग देखने को मिलेंगे, जैसे कहते हैं होली लीव शाइन कहते हैं, तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए, हालांकि ये दोनों ही एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट नहीं, मेडिसिन के एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट है देखिए ये टॉपिक तीनों का जगह फंस जाता है, तो अलग अलग बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ, हो गया था, तो ये होली लीव शाइन जो होता है वो इतनी मेडिसिन एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट है, चेस्ट एक्सपर्ट पे देखने को मिलेगा, सिटी अच्छा सिटी पे क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से वो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा पूरा पे बाहर की साइड, और यदि आप इस तरीके से हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको जो क्या है फेरिगियस बॉडी देखने को मिलेंगी, इसमें तेरे डम्बल फंबल वगैरह वाली बॉडी से आपको देखने को मिलेंगी ये, और आपको और क्या चीज़ क्या पता होना चाहिए, इस तरीके से मैं बात करता हूँ गोल्डन ब्राउन कैल्सी गोल्डन ब्राउन फ्यूजिफॉर्म बॉडी देखने में मिल रहे थे, ये आपको ये भी आपको पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से पता होना चाहिए, और पीएसएम एक्सपर्ट से क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, इस तरीके से ये किसी का मीजोथेलियम से जुड़ा होता है, ये एक तरीके पता होना चाहिए, और किसके एक्सपोजर से होता है, तो ये इसमें वेराइटी पता है, सर्पेंटाइन और कहते हैं एम्फी बोले वेराइटी होती हैं, एक क्वेश्चन मैंने एक जगह देख रखा है शायद पीएसएम में, इसलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी वैसे मैं चूतिया चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता मैं ये। फिर हमारा लास्ट, फिर हमारे एक आध जो टॉपिक और आते हैं, फिर आते हैं बेरालियोसिस इसमें किसके एक्सपोजर होता है, बेरिलियम के एक्सपोजर से, तो बेरिलियोसिस क्या होता है, बेरिलियम के एक्सपोजर से, इसके संग क्या चीज़ देखने में मिलता है, एयरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में मिलता है, तरीके एयरफेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हालांकि इसको पूछता नहीं, इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखने के तरीके से, इसमें भी आपको नॉन कैजियोटिक ग्रेन्युलोमा मिलता है, तो नॉन कैजियोटिक ग्रेन्युलोमा और मिल जाता है, तो आपको स्क्लेर इसका सार्कोइडोसिस में मिल जाता है तरीके से, तो सार्कोइडोसिस में एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इतनी नॉन कैजियोटिक ग्रेन्युलोमा मिल रहा था, इसमें भी आपको सार्कोइडोसिस की संग इसमें भी आपको नॉन कैजियोटिक ग्रेन्युलोमा देखने को मिल रहा है, इसलिए आप पहचान सकते हैं, इसलिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको और चीज़ों में एक तरीके से कि इसमें कि सार्कोइडोसिस है कि नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट डायग्नोसिस आपको सार्कोइडोसिस का लिखना तब आप लग सकते हैं इसको, बाकी चीज़ से कोई खास बेहतर नहीं है, जैसे बेरिलियोसिस बेरिलियम के एक्सपोजर से होता है, कौन से लोग होंगे, अपर लोग को बाकी में बताया था मैंने, लोअर लोग रहता है। फिर एक और चीज़ बताया तो बिस्नियोसिस पूछ सकता है, तो बिस्नियोसिस होता है इस तरीके से कि कॉटन के एक्सपोजर से,
और एक होता है हमारा बेगेसोसिस। बेगेसोसिस होता है हमारा इस तरीके से किसके एक्सपोजर से, हमारा शुगर केन डस्ट के एक्सपोजर से होता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हुई, जितने भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हैं सारी की सारी हुई। ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ पीएसएम के पर्टिकुलर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है क्लिनिकल के। क्लिनिकल के पहचान जाएंगे, न्यूमोकोसिस कर देना, कन्फ्यूजन हो रहा हो, ये नहीं है कि सिलिकोसिस ये छाव के एस्बेस्टोसिस कर देना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे समझ में नहीं आया क्लिनिकल, न्यूमोकोनियोसिस कर देना, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी कर देना। न्यूमोकोनियोसिस जहाँ सही शब्द होगा, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज सही शब्द होगा, न्यूमोकोनियोसिस कर देना क्लियर के साथ। और मेन जो आपको उसकी डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए सही ढंग की। अब मेरी मैं भी ऐसा नहीं करनी है, इसलिए मैंने उस डेफिनेशन को सही ढंग से याद रखा नहीं, क्योंकि मुझे वो मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है ना उतनी। पेपर होंगे तो पीएचडी के तब देखते हैं। तो ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे खासे तरीके से, इसमें क्या है, ज़िंदगी चलती रहती है हमारी।